जय हिंद साहब। अरे अल्लाह छोटू एकदम करेक्ट टाइम पे आया। इतना भंगी चाय बनाया रे? हाँ? अरे कल तो अच्छी थी, आज क्या हुआ? मैं दूसरी लाता हूँ। मत पीजिए सर, बहुत ही गंदी चाय है, दूध भी नहीं है इसमें। कितनी खराब चाय थी, नहीं भंगी चाय थी। हम कितनी आसानी से कह देते हैं ये गाली एक जात की पहचान बन चुकी है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी तरह का भेदभाव गुनाह है। रोकिए इसे मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, आपने भी देखा कि आपके, मेरे और हम सब के फेवरेट आयुष्मान खुराना किस तरह से मूवी आर्टिकल 15 के अंदर जातिगत भेदभाव और उसको रोकने के लिए बने आर्टिकल 15 का जिक्र कर रहे थे। आप बिल्कुल ठीक समझे दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यही है। आर्टिकल 15 ये क्या है, इसके प्रावधान क्या है, इसके प्रमुख अपवाद क्या है और इसकी ठोस अनुपालना करने के लिए हमारे कानून में और क्या अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन बेल करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। लेट्स वॉच। सबसे पहले हमें समझते हैं कि अनुच्छेद 15 आखिर है क्या। हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन्हीं मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार वर्णित हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दोस्तों, यही दरअसल अनुच्छेद 15 है। आइए अब अनुच्छेद 15 के प्रमुख प्रावधानों के ऊपर एक दृष्टि डालते हैं। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार सरकार या राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। अब ये अन्य आधार क्या है, इनके बारे में हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों या सड़कों में घुसने से नहीं रोका जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 15(1) जो है वह सिर्फ सरकार या राज्य पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 15(2) जो है वह सरकार और व्यक्ति दोनों के ऊपर लागू होता है, अर्थात इनकी अनुपालना करना दोनों का कर्तव्य है। इस प्रकार अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(2) दोनों संयुक्त रूप से अनुच्छेद 15 के ही सामान्य नियम कहे जाते हैं। अभी हमने जिन अन्य आधारों पर विभेद की चर्चा की वह दरअसल अनुच्छेद 15 के अपवाद कहे जाते हैं। इनकी संख्या कुल 3 है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 15(3) राज्य या सरकार को इस बात की अनुमति होगी कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करे, जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, जो कि वर्तमान में 33% है। इसके अलावा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। वर्तमान में शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के समस्त बालक और बालिकाओं के लिए भारत सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है। अनुच्छेद 15(4) राज्य को इस बात की अनुमति होगी कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों यानी SC, ST और OBC के लिए विशेष उपबंध करे, जैसे विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से छूट प्रदान करना। दोस्तों, अनुच्छेद 15(4) जो है वह दरअसल आरक्षण की ओर इंगित करता है, जिसके लिए आपको मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। अनुच्छेद 15(5) राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों यानी SC, ST और OBC के लिए शैक्षिक संस्थाओं, जो कि राज्य से अनुदान प्राप्त, निजी या अल्पसंख्यक भी हो सकती है, में प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम बनाए। दोस्तों, अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के अंदर सिर्फ सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिए, यहाँ आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का उल्लेख नदारद है। अनुच्छेद 15 के बेहतर अनुपालन के लिए हमारे देश में कुछ कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। आइए देखते हैं। पहला है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इस कानून के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पष्टता अर्थात
छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान है। वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था। यह अधिनियम 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ, लेकिन अप्रैल 1965 में गठित इलाया पेरुमल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए तथा इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। यह संशोधित अधिनियम 19 नवंबर 1976 से प्रभावी हुआ और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप है। अगला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह अन्य मतों के साथ साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने, ऐसे अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालय बनाने तथा राहत देने और ऐसे अपराधों के लिए शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है। इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किए गए थे, जो कि 26 जनवरी 2016 से लागू हुए। अगला है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। यह अधिनियम मातृत्व के समय महिला के रोजगार की रक्षा करता है और मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है, अर्थात अपने बच्चे की देखभाल के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है। यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। वर्ष 2017 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए, इसके तहत कामकाजी महिलाओं को 2 बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह और 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह कर दी गई है। अगला है कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत लिंग समानता की गारंटी में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और प्रतिष्ठा के साथ कार्य करने का अधिकार भी शामिल है। इस अधिनियम में एक नागरिक के रूप में समान, सुरक्षित और निरापद वातावरण में कोई भी व्यवसाय या कार्य अपनाने का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1997 में ऐतिहासिक विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मुकदमे का निर्णय देते समय ऐसे कानून की बहुत कमी महसूस की थी। अगला है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इस अधिनियम में दिव्यांगजनों के अधिकारों और विशेष अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में सेवाओं में आरक्षण बढ़ाना और अधिनियम के तहत दिव्यांगता की अतिरिक्त 14 श्रेणियों को भी शामिल किया गया है। इन 14 श्रेणियों में एसिड अटैक पीड़ित, थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, अवरुद्ध विकास, सीखने की असमर्थता और पार्किंसन बीमारी भी शामिल है। नए प्रावधान और दिव्यांगता की श्रेणियां वर्ष 2007 के संयुक्त राष्ट्र समझौते के सिफारिशों के अनुरूप तय की गई हैं। भारत इन सिफारिशों पर हस्ताक्षर भी कर चुका है।